हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग का जो जनरल साइंस टॉपिक है सिविल में, उस टॉपिक में हम लोग केमिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे, है ना। और केमिस्ट्री पोर्शन को अगर हम साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो किसी भी एक एग्ज़ाम में, कोई भी आप सिविल का एक एग्ज़ाम लो तो वहाँ पे साइंस की बहुत बड़ी भूमिका होती है ना। जैसे अभी रिसेंटली यूपी पीसीएस का पेपर हुआ, आरओ का, या उसके जस्ट पहले पेपर हुआ बीपीएससी का। तो सोचिए, अगर 150 क्वेश्चन हम लोग के इन, मतलब आप पूरे पेपर में अगर इंक्लूड करिए तो 150 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चन पूरे के पूरे किसके थे? साइंस के थे। यानी कि अगर साइंस हम लोग का एक बहुत बढ़िया तरीके से तैयार है तो हम लोग कहीं ना कहीं नज़दीक हो जाएंगे पेपर को क्वालिफाई करने में। कौन से? प्रीलिम्स वाला, है ना। और मेंस की भूमिका तो आप सभी जानते ही हैं। ठीक, तो हम लोग अपना जो सेगमेंट स्टार्ट कर रहे थे वो था केमिस्ट्री का, है ना। वो था केमिस्ट्री का। अगर मोटा मोटी आप देखो तो नॉर्मल 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जैसे यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चंस रहते हैं ऑब्जेक्टिव में, जो प्रीलिम्स रहता है ना। वैसे ही कोई भी अदर अगर स्टेट का एग्जाम दें तो वहाँ पे भी 150 ही रहते हैं। लेकिन अगर यूपीएससी की बात करें तो वहाँ वहाँ क्राइटेरिया थोड़ा चेंज है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं सर? 100। और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं पूछता है। जैसे आपने अगर पैटर्न को अभी फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल लाइन क्वेश्चन वो पूछ नहीं रहा है ना, थोड़ा डीप में जाके पूछ रहा। तो डीप में हम कर तभी पाएंगे जब हमको उनकी पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज होगी। ठीक है। तो जो टॉपिक है हम लोग का वो चल रहा था केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के टॉपिक में हमने जो बात की थी या जो हम अभी बात कर रहे हैं वो किसकी है? परमाणु संरचना। ठीक। इसी के आगे हम दूसरा टॉपिक देख लेंगे, कौन सा? रेडियो एक्टिविता। ठीक। तीसरा सर इसी में हम देखेंगे जिसको बोलते हैं सर परिवर्तन, है ना। और परिवर्तन में हम देखेंगे सर रासायनिक रासायनिक परिवर्तन। और देख लेंगे सर यहीं पे कौन सा? भौतिक परिवर्तन। ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक इंक्लूड करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या सर? विलियन, है ना। उसको क्या बोलेंगे हम? विलियन। अब अलग अलग भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हम विलियन को भी अलग अलग पार्ट में बांट देंगे। ठीक है। तो ये जो है हमारा वो क्या है? परमाणु संरचना। तो उस टॉपिक को अगर हम देखना चाहें तो सर अगर हम पदार्थ की बात करें, ठीक है, तो पदार्थ की बात करें तो ठोस, द्रव, गैस और एक चौथी अवस्था होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा अवस्था। यानी कि पदार्थ की, किसी सब्सटेंस की जो अवस्थाएं होती हैं वो पहली होती है सर ठोस, है ना। दूसरी होती है सर द्रव, और तीसरी होती है सर गैस, और जो चौथी होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा, है ना। तो इनके बारे में आप जानते होंगे कि सर ठोस की क्या प्रकृति है, गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, यदि हम इनको दबाएं या इनको पीटें तो ये आघात वर्धनीयता, मतलब इनको अगर आघात करें तो ये लंबाई में बढ़ जाते हैं। तो इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ठोस की अलग है, जैसे द्रव। अब द्रव को हम जिस चीज में डालेंगे ये उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। तो आकृति और आकार जो है क्या इसका निर्धारित है? आयतन तो सर निर्धारित है। लेकिन आप कहो कि गैस का आयतन निर्धारित है, तो इस कमरे में मान लो ऑक्सीजन है, तो जितना ज़्यादा एरिया मिलता चला जाएगा उतना ज़्यादा वो गैस फैलती चली जाएगी। तो ये तो इनके बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि ठोस को हम कैसे अलग करते हैं।
द्रव को कैसे करते हैं, गैस को कैसे करते हैं, है ना। प्लाज्मा जो चौथी अवस्था होती है किसकी, पदार्थ की, वो क्या होती है, जैसे ये आयनाइज्ड रहते हैं, है ना। आयनाइज्ड फॉर्म में रहती है कौन सी अवस्था, प्लाज्मा, यानी कि चौथी अवस्था। ठीक, तो हमको देखना है कि संरचना के पर्सपेक्टिव में, जैसे जैसे कोई भी पदार्थ है, जैसे कोई भी पदार्थ है तो वो बहुत सूक्ष्म कणों से मिलके बना हुआ है, और उन कणों को हम क्या बोलते हैं, तो उन कणों को हम बोलते हैं परमाणु। ठीक है, क्या बोलते हैं, परमाणु। और परमाणुओं से मिलके क्या बने रहते हैं, अणु। परमाणुओं से मिलके क्या बने रहते हैं, अणु। इतनी बात क्लियर है। अब यदि अणु बने रहते हैं तो 19वीं शताब्दी तक, मतलब 19वीं शताब्दी तक ये माना जाता था, ये धारणा थी कि जो सबसे छोटा वैल्यू होती है, जो सबसे छोटी चीज है किसी भी पदार्थ के लिए, उसको हम लोग कहते थे क्या, परमाणु। ठीक, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और 19वीं शताब्दी का अंत होने का समय ही आया, तो वैज्ञानिकों ने खोज कर दी किसकी, कि सर जो परमाणु है एक्चुअली में वो भी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। उनको हम लोग बोलते हैं क्या, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहोगे उनको बोलते हैं मूल कण। उनको बोलते हैं मूल कण। और जो मूल कण है वो होते हैं तीन, वो होते हैं तीन, जिनको हम लोग बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं। और वो क्या होते हैं, तो एक को बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं प्रोटॉन, और तीसरे को क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन, है ना। मतलब जो परमाणु है वो मिलके बना है किनसे, इन तीन मूल कणों से। इन मूल कणों के अलावा भी कुछ अलग कण होते हैं जिनको हम मूल कैटेगरी में नहीं डालते हैं, मूल कणों की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। जैसे न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है। ठीक, तो ये होते हैं मूल कण। अब ये मूल कण है तो इनकी कुछ ना कुछ मूलभूत प्रॉपर्टी होगी, है ना। तो इनकी मूलभूत प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सर ऋणावेश, ऋणावेशित कण है ना। फिर बात करें सर अगर हम प्रोटॉन की, तो सर वो क्या है, धनावेशित, वो क्या है, धनावेशित। ठीक, और फिर न्यूट्रॉन की बात करें तो सर ये जो है ये है आवेशहीन, मतलब इस पर ना तो ऋणावेश और ना धनावेश, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अब अगर ऋणावेश की बात करो तो इस पर होता कितना है, तो इसकी बात करो तो इस पर आपने कहा ऋणावेश, और वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ठीक है। इधर बात करो तो जितना हम लोग इलेक्ट्रॉन पर आवेश लेते हैं, उसी आवेश का उतना ही परिमाण विद पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ कितना हुआ, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और ये तो आवेशहीन है, तो इसका क्या वैल्यू हुई, 0। ठीक, अब अगर बात करें तो ये धनावेश और ऋणावेश होते कैसे हैं, मतलब जैसे अभी हमने आपसे बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इतना आवेश रखता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो मूल कण है उसका द्रव्यमान भी होता है, उसका द्रव्यमान भी होता है। कैसे, तो सर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 के। ठीक है, और अगर बात करें हम प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का वही द्रव्यमान होता है जो किसका होता है, प्रोटॉन का, जो किसका होता है, प्रोटॉन का। तो लगभग प्रोटॉन के बराबर ही, यानी कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो ये तो ही बात परमाणु। फिर अणु। परमाणु शुरुआत में माना जाता था कि होते क्या हैं, खुद ही सबसे छोटी इकाई। लेकिन समय बीता और समय बीतने पर पता चला कि परमाणु भी कंटेन करते हैं किन चीज़ों को, तीन मूल कणों को, जिन मूल कणों को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
इतनी बात है। अब अगर सर हम किसी भी नाभिक की बात करें, जैसे आपको पता है प्रीवियस क्लासेस में कि सर आज तक की डेट में 118 तत्वों को खोजा जा चुका है ना। और तत्व लो, एक दो तत्व ले लो और उनको आप मिलाओ, इस ऐसे मिलाओ कि जो उनका रेशियो हो वो कांस्टेंट आए। तो वो जो हम लोग फाइनली प्रोडक्ट लेंगे या फाइनली जो चीज बनाएंगे वो क्या कहलाएगा? यौगिक। क्या कहलाएगा? यौगिक। और अगर हम मिला रहे हैं किसी ऐसे किसी ऐसे अनुपात में जो क्या हो अनिश्चित, जो क्या हो निश्चित ना हो कि अनिश्चित, तो वो क्या देगा सर? मिश्रण। वो क्या देगा? मिश्रण। जैसे आपसे कहूं जल क्या है, तो जल यौगिक है ना, H2O, है ना। कहीं पर भी आप जाओ निकालो तो H और O का एक स्पेसिफिक रेशियो आएगा। लेकिन मैं आपसे कहूं रेत क्या है, तो रेत का जो मतलब दोनों का रेशियो है या जो कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें मिलाए जा रहे हैं उसका जो रेशियो है वो सेम नहीं आ रहा। इस वजह से रेत क्या है? मिश्रण है ना। रेत क्या है? मिश्रण। तो यहाँ हम इसकी तो बात कर नहीं रहे हैं, इतना पता है कि 118 तत्व होते हैं, है ना। अब उन तत्वों को हम अपनी सुविधा की दृष्टि से 4 ब्लॉक में बांटते हैं। कितने ब्लॉक में बांटते हैं? 4 ब्लॉक में। सर एक को बोलते हैं हम लोग सर यहाँ एस ब्लॉक, दूसरा एक ब्लॉक आता है जिसको बोलते हैं सर हम पी ब्लॉक, बीच में कहीं आता है सर जिसको बोलते हैं हम डी ब्लॉक, और चौथा जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम नीचे? एफ ब्लॉक बोलते हैं। ठीक। तो बताओ एफ ब्लॉक में कितने ब्लॉक होंगे? तो आप कहोगे सर हमने पुरानी क्लासेस में कुछ ऐसा पढ़ा है कि एस का जो ऑर्बिटल है वो कितने हैं सर, यहाँ पे मान लो एक है ना। और फिर सर पी में कितने होते हैं सर? 3 होते हैं। सर डी में कितने होते हैं? आपने कहा 5 होते हैं। और एफ में कितने होते हैं? तो सर 7 होते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। डी में 1 2 3 5। पी में 1 2 3 और एस में सिंगल। ठीक है। तो हमको एक साइंटिस्ट थे, एक व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि तब तक अनपेयर्ड रहते हैं जब तक सारे के सारे पेयर्ड नहीं हो जाते। हुंड का रूल। तो यहाँ कितने होते हैं आप कहोगे? 2। फिर यहाँ 1 2 3 और 1 2 3 है। देखो ये एस हुआ, ये देखो पी एक्स होता है, ये पी वाई होता है और ये पी जेड। इधर ये सर डी एक्स, ये डी वाई, ये डी जेड, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, ऐसा होता ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे यहाँ पे भी होते हैं। तो यहाँ कितनी लिमिट हो जाएगी? 7 तो हुए सर ये, और फिर ये 7, है ना। ठीक। तो ये तो अभी आप प्रीवियस में देख भी चुके हैं। तो देखो अगर एस की बात करो तो यहाँ क्या आता है सर? हा, ली, ने, की, रब, से और फरियाद, है ना। तो ये क्या है सर? ये 4 धातुएं हैं। अब धातु भी वहाँ हमने डिस्कस किया था कि धातु क्या होते हैं। धातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन अगर दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? धातु। अब इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सर स्थायित्व गेन करना है। कैसे स्थायित्व गेन करना है? तो सर अगर हम मान लो लिथियम को ले लें या हम सोडियम को ले लें, तो हर एक तत्व चाहता है कि वो क्या करे? गेन स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो या तो होने चाहिए 2, या होने चाहिए 8, या होने चाहिए 18, है ना। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अगर हम सोडियम को ही लें तो सोडियम का जो टोटल जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 11। तो अगर यहाँ हम ऐसे तोड़ें तो 2, 8 और सर 1। और वैसे अगर लिखना चाहें आप बहु रूल में तो 1s2, 2s2, 2p6, है ना। तो 2 2 4 और ये 6, 1s2, 2s2, 2p6 और ये 3s1। तो बताओ ये ऐसा क्या करे, ये ऐसा क्या करे कि ये स्टेबल हो जाए? तो कहोगे इसके जस्ट पहले, इसके जस्ट पहले, यानी कि ये 2 और ये 8, ये एक्चुअल में सर
एक अक्रिय गैस के रूप में ही है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो निकालने की वजह से ये क्या कर लेगा, स्टेबिलिटी गेन। ये क्या कर लेगा, स्टेबिलिटी गेन। और इस पर जो चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, बिल्कुल सेम आगे अगर चलते चले जाएं तो चाहे यहाँ पोटेशियम ले लें, तो पोटेशियम कितना रखता है, 20। पोटेशियम कितना रखता है, 20। मैंने आपको बताया था 1 से 30 तक आप याद कर लीजिए, है ना। 1 से 30 तक आप याद कर लीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर क्या आता था, पोटेशियम। तो देखो पोटेशियम 19 होता है, 20 नहीं होता। 20 क्या होता है, कैल्शियम, है ना। तो अगर पोटेशियम की बात करें तो अगर ये है सर पोटेशियम, तो आपने कहा है 19, और 19 के आधार पर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1। 8 दूनी 16, 2 18 और 1 19। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर देगा। ठीक है सर, ये 8 क्यों नहीं जाएंगे, ये ऑलरेडी स्थायित्व में है, इस वजह से ये अस्थायीपन का कारण है, इस वजह से यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा और ये क्या कर लेगा, इस स्थायित्व को ग्रहण, यानी कि के पर क्या आ जाएगा, धनावेश, है ना। यहीं पर अगर हम बात करें कि सर अगर हम मान लो क्लोरीन ले लें, ठीक है, या सर हम फ्लोरीन ले लें, है ना, तो ये है तो एलिमेंट है। तो अगर क्लोरीन की बात करें तो ये 17 होता। सर फ्लोरीन की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन होता है 8 होता, और फ्लोरीन होता है 9। तो अगर हम लोग नॉर्मल लिखें इसको तो क्लोरीन कितना जाएगा, तो आप कहोगे 17 होता है, तो 2 8 और सर ये 7। और अगर फ्लोरीन की बात करो तो फ्लोरीन कितना होता है 9, तो 2 ये हुआ और 7 ये हुआ। ठीक, अब क्या ये स्थायित्व ग्रहण करने के लिए सातों के सात इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा क्या, है ना। तो याद आपको ये रखना है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो है मोनोवेलेंट। वो क्या है, मोनोवेलेंट। दो निकलते तो क्या है, डाईवेलेंट। तीन निकलते हैं तो वो क्या है, ट्राईवेलेंट। ठीक है, तीन निकलते हैं तो क्या है, ट्राईवेलेंट। तीन तक निकालने में हमको जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो तो हम मैनेज कर सकते हैं, वो तो हम ला सकते हैं। लेकिन अगर चार इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, उसमें हम लोग एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी हम लोग लाएंगे कहाँ से, तो वो संभव नहीं है। इस वजह से हम मैक्सिमम कितने निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, कितने निकाल सकते हैं, तीन। इतनी बात समझ में आई, है ना। जैसे आपने पता है कि जैसे ये न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, सूर्य हमको असीमित ऊर्जा देता है, तो असीमित ऊर्जा कहाँ से देता है, नाभिकीय संलयन की एक प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस के तहत हल्के नाभिक जोड़ते हैं और एक 2He4 बनाते हैं ना, और असीमित ऊर्जा देते हैं। तो ऊर्जा दे रहे हैं तो ऊर्जा के लिए पहले इनिशिएट ही बहुत भयानक ताप पर हो रहा, बहुत अधिक ताप पर हो रहा, है ना। जैसे नाभिकीय विखंडन, जो हम लोग पावर प्लांट में एनर्जी यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या प्रोसेस अपना रहे हैं, नाभिकीय विखंडन। तो उसको इनिशिएट करने के लिए भी बहुत जबरदस्त ताप की आवश्यकता होती है। तो अगर यहाँ हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो निकालने के लिए भी हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ तीन तक निकलते हैं, है ना, इतना याद रखो, तीन। और चार की बात करो तो आप कहोगे जैसे ये कार्बन है, तो कार्बन कितना रखता है सर, उसका परमाणु क्रमांक सर 6 होता है, यानी कि दो ये है और चार ये, है ना। तो चार को तो हम निकालेंगे नहीं, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाने के लिए, ये बॉन्ड बनाने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। मतलब किसी दूसरे तत्व से कहेगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन और आपका इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा करके हम क्या बनाते हैं, बंद। ठीक है, तो अगर हम क्लोरीन की बात करें तो सर इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए
संभव नहीं है कि ये 7 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे। यदि ये 7 इलेक्ट्रॉनों को नहीं निकालेगा तो स्वाभाविक बात है ये इलेक्ट्रॉनों को लेगा। तो बताओ, सोडियम को सोडियम को स्थायित्व ग्रहण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को त्यागना था, और इसको इसको स्थायित्व ग्रहण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को लेना था, और फलस्वरूप क्या बन जाएगा सर, NaCl। ठीक है। तो मैं अगर आपसे कहूँ ये किस टाइप का बंध है, तो आप कहोगे एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये बंध है वैद्युत संयोज। ठीक है, ये कौन सा बंध है, वैद्युत संयोज या आयनिक, है ना। और अगर आपने कहा सर कार्बन, तो कार्बन तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, कार्बन तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा। तो अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा तो शेयरिंग कर रहा है, और जब शेयरिंग होगा तो जो बंध बनेगा वो कौन सा होगा, सह संयोजी बंध। सह मतलब साथ साथ, आप संयोजी बंध बनाओ, मतलब हम जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और जो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा, उससे एक बंध होगा, जो बंध क्या कहलाएगा, सह संयोजी बंध। ठीक है। फिर तीसरी कैटेगरी में कुछ ऐसा होगा कि जो एलिमेंट है उसके पास लोन पेयर होंगे, और लोन पेयर को वो लोन पेयर को देगा, तो वहां बनेगा कौन सा, उप सह संयोजी बंध। वहां क्या बनेगा, उप सह संयोजी बंध। ठीक है। ये केवल आप याद करके चलो, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाओगे, शीट के क्वेश्चन आप लगा डालो, जैसे केमिस्ट्री की किसी भी बुक में लगभग 1000 के अप्रोक्स क्वेश्चन है। अब वो सारे के सारे एक बार आप प्रोसेस के थ्रू लगा देंगे तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ तो बंद वाली बात हुई। हम आपको बता रहे थे कि 118 एलिमेंट जो हैं उनको हमने कितने ब्लॉक में डिवाइड किया है, तो सर ये होता है S, ये होता है P, ये होता है D, और नीचे ये कितना होता है F। ठीक। तो यहाँ मैंने आपको बताया, हाँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, है ना। ठीक। तो वो पूछ लेता है कभी कि निम्न दिए गए तत्वों में से क्षार धातुएं कौन सी हैं, तो अगर आप कहेंगे कि एस ब्लॉक में जो एलिमेंट आते थे उनको हम बोलते थे क्षार धातुएं, तो ये सारी क्या हो गई, क्षार धातुएं। ठीक है। और फिर ये क्या होता था, है ना, ये क्या होता था, तो ये कहोगे क्षारीय मृदा धातुएं। ये कौन सी थी, क्षारीय मृदा धातुएं। अब धातुएं क्यों थी, इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रही थी, इस वजह से क्या थी, धातुएं। अब सर पी की बात करो, तो हाइड्रोजन के बाद अगर यहां आओ तो ये क्या है, हीलियम। ठीक है, ये क्या है, हीलियम। और बेरियम के बाद आओ, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नीम, है ना। और ये क्या था, तो कहोगे बाल, ज, इन, टी, है ना। ये क्या था, ये क्या था, है ना, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, और ये क्या था। ठीक है। तो देखो, इसको बोल रहे थे हम बोरोन परिवार के तत्व। क्या बोल रहे थे, बोरोन परिवार के तत्व। इसको हम बोल रहे थे किस, कार्बन परिवार के तत्व, कार्बन परिवार के तत्व। इसको हम क्या बोल रहे थे, नाइट्रोजन परिवार के तत्व, है ना। ये था ऑक्सीजन परिवार के तत्व, ये था फ्लोरीन या कह लो हेलोजन परिवार के तत्व, और ये क्या कह रहा था, तो ये आ रहा था अक्रिय गैस। ये क्या आ रहा था, अक्रिय गैस है। ठीक। तो अक्रिय गैसें तो स्थायी होती हैं, है ना, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगी ना वो इलेक्ट्रॉन देंगी। स्थायित्व करने के लिए, स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए धातु क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को रिड्यूस करेंगे, और अधातु क्या है, इलेक्ट्रॉनों को लेंगे। ठीक है। तो अगर मैंने आपसे कहा कि एस में क्षारीय मृदा धातुओं में निम्न में से कौन सी धातु आती है,
तो आप तुरंत ऑब्जर्व करोगे कि हाली ने की रब से फरियाद वाली जो चीज है वो थी क्षारीय धातु, और ये जो चीज थी ये क्या थी, क्षारीय मृदा धातु। अब वो कहेगा सर डी ब्लॉक निम्न में से, निम्न चार तत्वों में से डी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं, या वो कहता है निम्न में से संक्रमण तत्व कौन सा है, निम्न में से संक्रमण तत्व कौन सा है, या वो कहेगा चैल्कोजन परिवार के तत्व कौन से हैं, हेलोजन परिवार के तत्व कौन से हैं, निम्न में से कौन सी वो अधातु है जो लिक्विड रूप में पाई जाती है, निम्न में से कौन सी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन अगर हम ग्रेफाइट को ऑब्जर्व करें तो ग्रेफाइट में भी एक विशेष प्रकार की चमक होती है। तो पूछने को वो पूछता है कि निम्न में से वो कौन सा धातु है जिसमें धातुओं के जैसी ही विशेष चमक होती है ना, विशेष चमक होती है। तो देखो डी ब्लॉक के तत्व की अगर बात करो तो एक श्रेणी होती है सर 3D, एक श्रेणी होती है 4D, और एक श्रेणी होती है 5D। ठीक है, हमको जनरल पर्सपेक्टिव में यूज करना है, मतलब हमको ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो यहाँ अगर बात करो तो ये पहला होता है स्कैंडियम, दूसरा होता है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, है ना। ये होता है, ये वो पूछता नहीं है लेकिन फिर भी आप याद कर लो। ठीक है, तो वो पूछता है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, कॉपर Cu, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, है ना। ये ये किस ब्लॉक में आते हैं, आप कहोगे आवर्त सारणी, चार ब्लॉक, चार होते हैं ना। एक को बोलते हैं एस, एस में वो सारे आते हैं जिनके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, एस में, है ना। तो ऐसे ही कॉपर, सिल्वर, गोल्ड यानी कि डी ब्लॉक, यानी कि डी ब्लॉक। अब यहाँ वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ परमाणु क्रमांक 26 किसका होता है ना। 26 किसका होता है, देखो ये बेसिक्स 11th में ही है, ये सारी चीज़ें 10th में है, ये सारी चीज़ें 9th में ही है। अब वो मैक्सिमम 9th और 11th में ही जो चीज़ें पढ़ा है उसी को मॉडिफाई करके थोड़ा सा पूछता है ना। 11th में तो बहुत चीज़ें हैं और यहाँ पे हमको केवल जनरल पर्सपेक्टिव, सामान्य ज्ञान की ही चीज़ें देखनी है ना, जो सामान्य अध्ययन में यूज होती हैं। तो अगर मैंने कहा 26, तो 26 आपको याद आना चाहिए कि 26 रखता है किसको, आयरन को, किसको, आयरन को। तो यहाँ से आप कहोगे 21 से लेके, और अगर 30 की बात कर दूं तो 21 से 30 तक जो परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। और आप खुद ही बताओ 21 से 30 तक में जो भी होगा वो किस में आएगा, डी ब्लॉक में, वो किस में आएगा, डी ब्लॉक में। तो अगर मैंने आपसे कहा कि कोबाल्ट कहाँ है, डी ब्लॉक में, जिंक कहाँ है, डी ब्लॉक में, है ना। अब यहीं पे वो हमसे ये चीज पूछता है कि ठीक, आपने पढ़ा होगा कि आधे भरे हुए, आधे भरे हुए, है ना, आधे भरे हुआ जो ऑर्बिटल रहते हैं वो क्या होते हैं, स्थाई। वो क्या होते हैं, स्थाई। जैसे मैं कह दूं आपसे 1, 2 और 3, ये पी को शो कर रहा, और मैं आपसे कह दूं सर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। और मैं आपसे कह दूं 1, 2, 3 और ये 4, मैं कह दूं अगर स्थायित्व तो पता करना हो तो कौन सा इनमें से स्थायी होगा, तो आप कहोगे ये 5 रख रहा है ना, ये डिब्बे कितने हैं, 5।
और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, यानी कि आधा भरा हुआ जो होता है वो स्थायी होता है। ये क्या किसको शो कर रहा है? 3 है ना यहाँ, तो ये किसको शो कर रहा है? पी को। क्या हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है। लेकिन यहाँ भी 3 है, लेकिन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ना होके यहाँ 3 के भरने के बाद हुंड का रूल लगाने पर एक और भी इलेक्ट्रॉन है। तो स्थायित्व में ये होगा, लेकिन ये अस्थाई होगा, ये अस्थाई होगा, है ना। तो इसी से हमसे वो पूछता है हमसे वो पूछता है हमसे वो पूछता है क्या? दो एक्सेप्शंस। एक एक्सेप्शंस को हम बोलते हैं क्रोमियम, और एक एक्सेप्शंस को बोलते हैं हम कॉपर, है ना। जैसे सर, क्रोमियम 21, 22, 23 और 24, तो क्रोमियम कितना रखता है? 24। अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d, देखो सर, 4। यही हुआ। ध्यान से देखो तो दो, दो चार, छः 10, दो 12, छः 18, दो 20, 4 24, इतना ही है। तो वो पूछता है कि ये जो दिए गए विन्यास हैं इनमें क्रोमियम का सही विन्यास है, तो हम तो इसके हिसाब से ये लगाएंगे, है ना। सेम वे में अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर कितना होता है? 30। कॉपर कितना होता है? 30। तो फिर से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और सर 29 होता है। ये कितना रखता है? 29। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3d और सर 9, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया है कि आधा भरा हुआ जो ऑर्बिटल है वो स्टेबल होता। तो आप बताओ, क्या ये 4s2, जो कितना रखता है? 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 3d4 ये कितना रखता है? 1, 2, 5, है ना। यहाँ कितना था? 1, 2, 3, 4, है ना। आधा भरा हुआ स्थाई होता है, फुल भरा हुआ तो ऑलरेडी स्थाई होता ही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ मूव कर जाएगा सर? यहाँ। यहाँ मूव करने की वजह से देखो ये हाफ फिल्म ऑर्बिटल हो गया। इसमें कितने भरे हैं? पांचों के पांच। और इसमें कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 1। इसमें कितना हो जाएगा? आप कहोगे 1। तो बताओ, स्थायित्व ग्रहण कर लिया ना। देखो ये भी स्थायी हो गया, और वो डी जो 4 रखता था वो भी स्थायी हो गया। तो यहाँ पे जो विन्यास है वो 4s2 और 3d4 ना आके 4s क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 4s1 और 3d5। ठीक है। बिल्कुल सेम ही किस में? कॉपर में। बिल्कुल सेम ही किस में? कॉपर में। तो कॉपर में क्या हो जाएगा? कॉपर में भी ये होगा सर 4s1 और 3d10। ठीक है। ठीक। तो ये एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं ना। तो उन्हीं में से ये कभी कभार एग्जाम में आपसे पूछ लेता। ठीक है, आपसे पूछ लेता। अब इन्हीं में, इसी टॉपिक में वो आपसे ये पूछ लेगा कि अ, जैसे आपसे पूछेगा आयरन ले लो, है ना, या सर मैग्नीशियम ले लो, ठीक, या सर कैल्शियम ले लो। इधर मान लो ये +2 कर दो, इधर मान लो ये +2 कर दो, इधर मान लो ये +3 कर दो, और एक एग्जाम्पल ले लो तो सर ये Fe+2 कर। ठीक है। तो वो पूछता है कि दिए गए जो एलिमेंट हैं, अब ये एलिमेंट तो रह नहीं गए, ये आयन हो गए, ये आयन हो गए। तो वो पूछता है आपसे कि दिए गए आयनों में से कौन सा आयन ऐसा है जिसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है।
ठीक है, मतलब सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है, हर एक जो सब ऑर्बिटल है ना, उनमें दो दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, पूछ लेता है वो। जैसे देखो इधर आओ, मान लो मैग्नीशियम की बात करो, तो सोडियम, सोडियम के बाद ही तो आता मैग्नीशियम, है ना। तो आपसे कहा लो मैग्नीशियम लिया, इसको लिया सर, कितना सोडियम के बाद 11 के बाद ये आया सर 12, 1s2, सर 2s2, 2p6, और देखो दो दो चार छः 10, और ये कितना आया 3s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, है ना। अब हमको वो कह रहा है +2 आवेश दो, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन आप हटा दो, इससे इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो कहाँ से हटाएं, कहाँ से हटाएं। तो आप कहोगे सर ये है कक्षा है ना, जे के एल एम, ऐसी कक्षाएं रहती हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकलेगा, बाहरी कक्षा से। कहाँ से निकलेगा, बाहरी कक्षा। तो यहाँ तो स्वाभाविक है, दिख रहा कि भाई ये 3s2 है, ये 3s2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, दो, तो निकाल दो दो। तो यहाँ Mg+2 ये शो कराएगा 1s2, 2s2, 2p6 को, खत्म, है ना। और आप जानते हैं p में कितने होते हैं, तो 1 2 3, और 6 भरने हैं तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 और 6। तो बताओ क्या इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल नहीं है। तो इसमें सारे के सारे क्या हैं, युग्मित, है ना। ऐसे ही मान लो वो कैल्शियम पूछ दे, तो आपसे कहेगा कैल्शियम, आप कहोगे कैल्शियम होता है मैग्नीशियम के नीचे, यानी कि 20, ठीक है। फिर से आप कहोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, ठीक है। हमको निकालना है, तो आप बाहरी ऑर्बिटल जे के एल एम, और ये क्या था, लास्ट से निकाल दो, ये हटेगा, तो बताओ पी में फिर से कितना आ जाएगा, 6। ये निकाल सकते हैं तब जब हमको क्षारीय धातु दी हो, क्षारीय मृदा दी हो, या पी ब्लॉक में नॉर्मली दी हो। लेकिन यहाँ जब हम संक्रमण तत्वों की बात करते हैं, तो उन संक्रमण तत्वों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस हिसाब से आता है कि हमको कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे मैंने यही लिया, देखो, ठीक है, ये लिया, आप कहोगे, आप कहोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6, ठीक है, ये है ना। देखो ये कॉन्फ़िगरेशन सीखे होंगे आपने, जैसे 18, जैसे इसके जस्ट पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है, आयरन, कितना रखता है 26। आयरन के पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है, तो आप कहोगे यहाँ हमने जो पढ़ा था वो था हीलियम, नियोन, आर्गन, है ना। फिर था क्रिप्टॉन, फिर था जीनोन, फिर था रेडोन। ये कितना होता है 2, ये कितना होता है 10, ये कितना होता है 18, है ना, पढ़ा था ना। तो बताओ 26 के जस्ट पहले कौन सी आती होगी, आर्गन। तो आर्गन के लिए आप दो, 2 4 6 10, 2 12 और 6 18 को हटा दो, तो आप यहाँ कितना लिख दो, केवल आर्गन, और यहाँ कितना कर दो 4s2 और 3d6, है ना। अब जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लोग कुछ गलती ऐसी कर सकते हैं कि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लें, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नहीं निकालना, हमको इलेक्ट्रॉन कहाँ से, बाहरी वाली कक्षा से ही तो निकलेंगे, ठीक है, निकलेंगे ना। तो जैसे ये होता है के, ये एल, ये एम, ये एन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, फिर 8, फिर ऐसे रहता। तो बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से, चौथी वाली कक्षा से निकालेंगे ना। तो जब चौथी से निकालें तो इसको हटाएं, तो यहाँ कितना आ गया, आर्गन, और ये 3d6, ठीक। और आप कहोगे सर डी में कितने की क्षमता होती है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 में जाते हैं, 1 2 3 4 5, और ये सर 6।
तो क्या इसमें युग्मित हैं सारे के सारे? इसमें युग्मित नहीं है, इसमें अयुग्मित हैं। तो वो संख्या पूछता है कितनी, तो आप गिन दोगे कि 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ठीक, ये पूछता है, ये हर एक एग्जाम में लगभग लगभग कभी कभार वो पूछ देता है। जैसे एक मैं लिख रहा हूं, इसको जरा आप ट्राई करिएगा। ठीक, जैसे अभी मैंने आपको एक्सेप्शंस बताया, तो मान लो मैंने आपसे कह दिया CU प्लस, ठीक है, और मैंने आपसे कह दिया, ठीक, निकालिए। वो कहेगा इनमें से किस में, किस में सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हैं, युग्मित हैं, युग्मित हैं। यूपीपीसीएस में कभी कभार ये क्वेश्चन है। ठीक, आप कहोगे कॉपर, कॉपर कितना होता है सर 29, कितना होता है 29। क्रोमियम कितना होता है सर 24, कितना होता है 24। कॉपर फिर कितना होता है 29। आयरन कितना होता है 26। ठीक है, तो इनके हमको कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ेंगे और फिर बताना पड़ेगा। जैसे देखो, कॉपर हमने आपको ही सिखाया है सर 18, तो सर आर्गन ले गया, 18 गया आर्गन। आर्गन के बाद बात करो तो सर आप ही ने सिखाया 4s2 और 3d, एक्चुअल में ये है कितना 29, तो 3d 9। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो आप इसको क्या कर दो, आधा भर दो, इसको कितना भर दो, आधा। तो यहाँ 4s1 कर दो और यहाँ 3d, 3d कितना कर दो 10। ठीक है, 3d 10। अब सर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, बाहरी कक्षा से। तो बताओ डी में सारे के सारे भरे हुए हैं, है ना। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 सारे भरे हैं, ये तो जज हो गया। इसकी बात करो, क्रोमियम सर 24 होता, आपने कहा 18, फिर आपने कहा 4s2, फिर आपने कहा 3d4, और आपने कहा ये एक्सेप्शंस होता है। तो यहाँ हम कितना लेंगे, यहाँ हम लेंगे कितना, एक, और यहाँ कितना कर देंगे, तो आप कहोगे यहाँ आप कितना कर दोगे 3d5। कितना निकालना है, दो, तो एक तो निकल गया ये। अब इससे भी निकलेगा क्योंकि हमारी तो मजबूरी है दो निकालना, तो यहां से निकलेगा, तो यहां कितना बचेगा 3d, 3d4, और 4 को आप ऐसे भर दो। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 अयुग्मित हैं सारे, तो ये तो पेयर्ड नहीं। अब इसकी बात करो, हमने ये बता दिया, अब फिर निकालते यहां से एक आप, तो यहां कितना बचा 3d9। देखो यहां 10 के 10 भरे थे, एक और निकाल दिया मैंने, तो वहां कितने आ गए 9, कितने आ गए 9। ठीक, तो ये भी नहीं हुआ। और आयरन का मैंने आपको अभी बता दिया था, कितना था सर 4s2 और 3d6, और इसको हटा दिया तो इसमें क्या थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक, वो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे इन्हीं के पूछा। ठीक, जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में एक क्वेश्चन आया हुआ था ये, है ना। तो इनको आप क्लियर करे रहे, और साथ साथ 1 से 30 तक के परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक, उनकी रहती है, जैसे उसने कह दिया ये है जीनोन, किस परिवार, तो आप कहोगे अक्री गैस है। मैंने कह दिया, मैंने आपसे कहा जैसे उसने कहा अर्धचालक, अर्धचालक बनाने के लिए, बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आप कहोगे कार्बन परिवार के जो तत्व हैं उनको हम यूज करते हैं सेमीकंडक्टर्स को बनाने में, है ना। तो अब आपको याद होगा कि ये है ना, तो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, इनका यूज करते हैं अर्धचालकों को बनाने में। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे वो बहुत अफराद क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, है ना। ठीक, तो ये तो हुआ अपना ये टॉपिक। अब बात करते हैं हम कि ये जो जैसे अभी हमने देखा क्या, परमाणु, फिर देखा क्या सर हमने, अणु,
फिर क्या देखा सर हमने? इलेक्ट्रॉन, फिर हमने देखा प्रोटॉन, फिर हमने देखा न्यूट्रॉन। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। ठीक, अब अगर बात करें, ठीक, तो जैसे मान लो कोई छोटा परमाणु है ना, मान लो कोई छोटा परमाणु है या कोई बहुत बड़ा परमाणु है, कोई बहुत बड़ा परमाणु है। एक सेकंड ना। ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा सर ले लो आप सोडियम, ठीक, और सर आप एक ले लो यूरेनियम, एक ले लो सर आप थोरियम। ठीक, तो आता है एक नाम जिसको बोलते हैं हम नाभिक, जिसको क्या बोलते हैं हम? नाभिक। ठीक, तो नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो परमाणु के बाद जो मूल कण हैं उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो जो कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, जो कि न्यूक्लियस यानी कि नाभिक में होता है, इस वजह से हम इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। हम क्या बोलते हैं इनको? न्यूक्लियॉन। क्लियर? और जो चक्कर लगाते हैं, जो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अभी हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर सर ऋणावेश होता है, और जो प्रोटॉन है उस पर सर धनावेश होता है। ठीक, और न्यूट्रॉन जो है वो तो आवेश विहीन होता है, न्यूट्रॉन पर तो आवेश होता ही नहीं है। तो आप मुझे ये देख के बताओ, क्या ये प्रोटॉन इस चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा नहीं? इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव जो कि धनावेश है ये खींचेगा नहीं? खींचेगा। क्यों? क्योंकि सर फिजिक्स के अकॉर्डिंग दो पॉजिटिव चीजें हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और जो दो नेगेटिव चीजें हैं वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं। तो ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, हाँ या ना? ये किसके लिए है सर? ये छोटे के लिए है। मान लो ये सोडियम के लिए है। जैसे आपसे कह दिया कि जैसे ये 11 है ना, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? तो यहां मान लो ये कितने हो गए प्रोटॉन? 11। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करो तो ये 23 होता है ना। देखो, ये मान लो ये इसको लेते हैं हम जेड। ठीक है, या मान लो ये कोई भी परमाणु, कोई भी एटम तत्व है, जैसे ये सोडियम दिया है, ये 11 दिया और ये 23 दिया। ठीक, तो ये दिखाता है किसको? प्रोटॉनों की संख्या को। ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। स्थाई, ये नॉर्मल अवस्था में मैं कह रहा हूं आपसे, तो यहां प्रोटॉन कितने हुए? 11। इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 11। ये किसको शो करता है? आप कहोगे इसको बोलते हैं हम परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। ठीक है, और ये किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है द्रव्यमान संख्या को। ठीक है, द्रव्यमान संख्या। और कुछ जगह पे इसको दिया जाता है परमाणु भार। तो परमाणु भार में क्या होता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है उसको हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो यदि 11 थे प्रोटॉन, और यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने थे? 23। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने थे? 23। और प्रोटॉन कितने थे? 11। तो बताओ न्यूट्रॉन कितने हो गए? तो 23 में से हमने 11 को माइनस किया तो ये 2 और ये 12। ठीक है, ठीक, तो अगर हम कोई बहुत बड़ा तत्व ले लें जैसे यूरेनियम, है ना, यूरेनियम, तो अगर यूरेनियम को कंसीडर करें तो सर ये होता है 92, यूरेनियम 235। ठीक, अब खुद ही बताओ, ये परमाणु क्रमांक 92 शो कर रहा, 92 शो कर रहा, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हुए? 92। प्रोटॉन कितने हुए? 92। और सारे के सारे प्रोटॉन कहाँ भरे रहते हैं? तो नाभिक में।
क्या प्रोटॉन चक्कर लगाते हैं? नहीं। चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है वो सीमित ऊर्जा की कक्षाओं में लगाता, सीमित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाता है ना। तो यहाँ जो 92 प्रोटॉन है ना, 92 जो प्रोटॉन है वो इन चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों को तो खींच ही रहे, साथ साथ ये प्रोटॉन चूंकि 92 है तो ये एक दूसरे पर भी एक फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं जो कौन सा है? रिपल्सन। जो कौन सा है? प्रतिकर्षण। तो ये खुद स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए, क्यों? क्योंकि इनके नाभिकों में एक दो या पांच प्रोटॉन नहीं है बल्कि 90 92 प्रोटॉन हैं। तो ये प्रोटॉन एक दूसरे को ही रिपल्सन देते रहते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए ये अस्थाई, ये अस्थाई जो नाभिक है वो वो रेडिएशंस को निकालता रहता है, वो रेडिएशंस को निकालता रहता है। किन के रूप में? तो किरणों के रूप में। और वो किरणें कौन सी होती हैं? तो वो किरणें होती हैं, पहली है अल्फा, दूसरी है बीटा और तीसरी है गामा। ठीक है, ठीक। तो अस्थाई नाभिक निम्न में से कौन सा है? तो परमाणु क्रमांक 82 से जितने भी बड़े 82 को लेकर और जितना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वो सारे के सारे नाभिक अस्थाई होते हैं। और अस्थाई होने की वजह से वो क्या करेंगे? रेडिएशंस को निकालेंगे स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए। वो रेडिएशन अल्फा बीटा और गामा के रूप में निकलेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा के रूप में निकलेंगे। ठीक है, इतनी बात है। तो यहाँ से अगर हम आपसे कहें कि ये जो अल्फा बीटा और गामा है क्या ये सभी तत्वों से निकलते हैं? ये केवल अस्थाई से निकलते हैं। अस्थाई से मतलब क्या है? जिनमें नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 82 से अबव है। ठीक है, तो क्या इनका यूज होता है? बिल्कुल होता है। हम लोग ह्यूमन वेलफेयर में इनका यूज करते हैं। ठीक। अब वो पूछता है कि ये जो गामा है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अल्फा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसका भार कितना होता है? ये किरण है, तो किस वेग से ये चलती है? ये किरण है, तो क्या इसमें आयनीकरण का गुण होता है? ये किरण है, तो क्या ये किसी चीज को बेधती है? ये किरण है, तो ये किसी चीज को कितनी मोटाई तक बेध सकती है? ये सारे गुण किसके हैं? अल्फा बीटा और गामा के। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा के। तो हम अल्फा बीटा और गामा को एक ब्लॉक बना के फटाफट समझ लेते हैं। ठीक है, या ऐसे बना लो। ठीक है, चलो। पहली प्रॉपर्टी क्या है? प्रकृति।
ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? वेग। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? आप कहोगे वेधन क्षमता, वेधन क्षमता। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है? तो आप कहोगे वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव। ठीक है। फिर पांचवा है फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव। ठीक है, इतना है। तो मान लो हमसे कहा गया अल्फा किरणें, अल्फा किरणें, तो आप कहोगे सर ये धनावेशित। ठीक है, ये धनावेशित होती है। ठीक है। इसकी बात करो तो सर ये क्या होती है? ऋणावेशित, ऋणावेशित। बिल्कुल वैसी ही जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, -1 e0। ठीक है। और तीसरा कहता है गामा किरणें, गामा किरणें, तो ये है वैद्युत चुंबकीय तरंगें, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैद्युत चुंबकीय, चुंबकीय तरंगें। ठीक है। तो यही समझो वैद्युत चुंबकीय तरंग से मतलब क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग से मतलब ये है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, दोनों संभव हैं, मतलब दोनों होते ही हैं। संभव क्या है? ठीक, दोनों होते हैं। तो वो पूछे जैसे अल्फा किरणों की प्रकृति क्या होती है? धनावेशक। बीटा की क्या होती है? ऋणावेशक। और गामा किरणों की प्रकृति तो वो क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या होती हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें? जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है? वेव जनरेट होती है। ठीक है। इनमें इनमें हमको किस तरंग में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो आप कहोगे प्रकाश भी क्या है? एक वैद्युत चुंबकीय विकिरण ही तो है। तो ये गामा भी क्या है? वैद्युत चुंबकीय किरण है। तो क्या इसको आने के लिए या इसको चलने के लिए हमको माध्यम की आवश्यकता होगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वेग की। तो ये जो अल्फा किरण है, जैसे ये देख लो, इसका जो द्रव्यमान है वो हीलियम है ना, 2He4 होता, इसी को बोलते हैं हम हीलियम। तो यहाँ ये क्या होता है? ये भार है, तो ये होता 4 एटॉमिक मास यूनिट, है ना। इसकी बात करो तो बीटा किरण पर आवेश जो है वो कितना होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसका जो वेट है, जो इसका द्रव्यमान है वो कितना आता है? 0.0054। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। इसको किससे शो करते हैं? इससे। ठीक है। और यहाँ पे मास तो कुछ है नहीं, लेकिन इसकी बात करो तो इसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा होती है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। दूसरे की बात करो तो इनकी जो वेलोसिटी है, इनकी जो वेलोसिटी, तो यहाँ तो मैंने आपको बता दिया इनकी जो वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये भी बिल्कुल वैसे ही, ये भी बिल्कुल वैसे ही चलती हैं। क्या है? लगभग c के बराबर, 3 × 10⁸ ठीक। और इसकी बात करो तो ये प्रकाश के वेग का कितना होता है? लगभग 1/10, है ना। मतलब जो c है उसका 1/10 स्पीड से ये चलती है ना। अब बताओ अगर इनका वेग कम है तो क्या इनकी वेधन क्षमता ज्यादा होगी? क्या इनकी वेधन क्षमता ज्यादा होगी? वेधती वो चीजें हैं जिनका वेग जबरदस्त होता, तो इनकी वेधन क्षमता क्या होगी? कम। इनकी वेधन क्षमता क्या होगी? कम। और कम होने की वजह से ये 0.002 सेंटीमीटर की एक चादर को भेद सकती है ना। इनकी वेग ज्यादा, तो ये 0.02 सेंटीमीटर की चादर को भेद सकती है। और इनकी जबरदस्त होती है, तो ये कितनों को भेद देती है? ये सर 100 सेंटीमीटर तक की चादर को भेद देती है ना। अब यदि इनकी वेदन क्षमता कम है तो सर आयनीकरण क्षमता ज्यादा होगी। तो यहीं पे एक आता है आयनीकरण, मतलब गैसों को आयनाइज, आयन में तोड़ना, किसी गैस से गुजरना और गैस को आयनों में तोड़ना, वो कहलाता है आयनाइजेशन। तो इनकी वेदन क्षमता कम, तो रुकने की क्षमता ज्यादा,
और रुकने की क्षमता ज़्यादा तो आयनीकरण क्षमता भी ज़्यादा। तो इनकी क्षमता आयनीकरण ज़्यादा होती है, इसकी अल्फा से कम, परंतु गामा से ज़्यादा। ठीक। और इधर बात करो तो इनकी जो आयनीकरण क्षमता क्या होती है, वो सबसे कम, आयनीकरण कम। ठीक है। फिर ये वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में, तो आपने बताया ये धनावेशित है, धनावेशित है तो कहाँ सर, किसी भी फील्ड में ये कहाँ कहाँ मुड़ेंगी, ये धनावेशित हैं तो ऋणावेश की तरफ मुड़ेंगी। क्लियर। तो ये धनावेशित होने की वजह से कहाँ, किसी भी फील्ड में कहाँ मुड़ेंगी, ऋणावेश की तरफ, है ना। इधर बात करो तो ये ऋणावेशित हैं तो ये कहाँ मुड़ेंगी, धनावेश की तरफ। ये कहाँ मुड़ेंगी, धनावेश की तरफ। और इधर तो गामा किरणों के लिए क्या हो जाएगा, गामा किरणें तो आप कहोगे ये उदासीन होती हैं, है ना। तो चाहे आप चुंबकीय क्षेत्र बनाओ और चाहे आप वैद्युत क्षेत्र बनाओ, ये वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को बिना प्रभावित किए हुए उन्हीं के परपेंडिकुलरली निकल लेती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो प्रॉपर्टी कहता है फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या करती हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट को देखो किरणें करती तो हैं काला, लेकिन ये क्या करती है, कम काला। ये क्या करती है, कम काला। ये क्या करती है, ठीक, ये करती है कम काला। ठीक, ये कम काला, ये बिल्कुल काला कर देती है, ये बिल्कुल काला। ठीक। और ये प्रभाव ही नहीं डालती। ठीक है, ये प्रभाव ही नहीं डालती, है ना। फिर कहते हैं चलो ठीक है, इतनी पॉइंट है। ठीक है, तो ये धनावेश, ये ऋणावेश, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, वैद्युत चुंबकीय किरणें हैं। वैद्युत चुंबकीय किरणों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन पर जो मास है, जो द्रव्यमान है वो 4 AMU, इस पर 0.0005 AMU। ठीक है, इस पर जो वेधन क्षमता कम, इसकी थोड़ी ज़्यादा, इसकी बहुत ज़्यादा। इसकी आयनीकरण क्षमता होती है, इसकी इससे कम होती है, इसकी सबसे कम होती है। फिर सर फोटोग्राफिक प्लेट को ये काला, ये कम काला, और ये फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती। ठीक है, फिर इतनी बात हुई। फिर ये वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में ये कहाँ मुड़ेंगी, धनावेश की ओर, ऋणावेश की ओर। क्यों, क्योंकि ये धनात्मक है। ये कहाँ मुड़ेंगी, ये कहाँ मुड़ेंगी, धनावेश की ओर। क्यों, क्योंकि ये ऋणावेश है। ये उदासीन होती हैं। ठीक है, तो ना ई ना बी कहीं पर भी ना मुड़ के सीधी परपेंडिकुलरली निकल जाएंगी। ठीक है, इतनी बात हो गई। ये हम लोगों को था नाभिक से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। ठीक, परमाणु नाभिक के अवयव। तो परमाणु नाभिक के अवयव क्या होते हैं, परमाणु में, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो अवयव कौन से होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक। दूसरा कह रहा है ये देखो दूसरा कह रहा है, कह रहा है आणविक संरचना के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। तो आप तो आणविक संरचना में जानते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसी के वो चार को ऑप्शन बना दिया है, आप तुरंत कर लेंगे। ठीक, तो मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। ठीक। नेक्स्ट वो कहता है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा है, बताओ, धनावेशित हिस्सा है
तो धनावेश कहाँ होता है? नाभिक में तो होता, धनावेशित नाभिक में ही तो होता। तो क्या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस, इनमें कौन सा होगा? तो आप कहोगे न्यूक्लियस में ही होते हैं क्या? प्रोटॉन। तो धनावेशित जो हिस्सा है वो कौन सा हुआ? न्यूक्लियस। कौन सा हुआ? न्यूक्लियस। ठीक है। फिर कहता है कौन सा एटम का भाग नहीं है, अणु का भाग नहीं है? तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो है ना? सुन लिए। लेकिन फोटोन क्या होता है? तो फोटोन नहीं होता है। तो फोटोन होता क्या है? फोटोन से आप क्या समझते? ठीक। तो सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो ऊर्जा है, अगर हम उस ऊर्जा में जो प्रकाश है, प्रकाश की जो किरण है, उसको कण माने, उसको कण माने, तो जो किरण है वो छोटे छोटे पैकेटों, ऊर्जा के पैकेटों के रूप में हमको मिलती है। और उस पैकेट को, उस बंडल को हम क्या बोलते हैं? फोटोन। उस बंडल को हम क्या बोलते हैं? फोटोन। ठीक। तो सूर्य की ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों के रूप में हमारे पास तक आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैकेट को फोटोन। ठीक। ठीक है। ठीक। अब वो कहता है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? वो पूछता है नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड। किसने खोजा था? रदरफोर्ड। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किसने? देखो ऑप्शन दे रहा है, जे जे टॉमसन, चैकविड, रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन। ठीक है। तो आप कहोगे हमने पढ़ा है 10th में, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन और फिर चैकविड। ठीक है। तो चैकविड ने की थी किसकी? न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है। देखो, फिर देखो ये पूछ रहा है, मैं लिखता हूं क्वेश्चन। हीलियम के नाभिक में होता है, क्या होता है? ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री और ऑप्शन फोर। ठीक। कह रहा है केवल एक प्रोटॉन। ठीक है। दूसरा कह रहा है दो प्रोटॉन। तीसरा कह रहा है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। और एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है। तो हीलियम के नाभिक में, नाभिक में सर हीलियम ये होता है, और नाभिक में होते क्या हैं? तो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते हैं। तो बताओ, यहाँ पे दो प्रोटॉन होंगे और दो न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये परमाणु क्रमांक को शो करता है, और जितना परमाणु क्रमांक वही होता है प्रोटॉनों की संख्या। ठीक। और ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? चार। तो दो हुए प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितने हुए? दो। तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। ठीक है। ठीक। फिर पूछता है किस में होता है ऋणावेश? ऋणावेश होता है। ठीक है। किस में? अल्फा किरण में। ठीक। दूसरा कहता है अल्फा कण में। ठीक। तीसरा कहता है बीटा कण में। और चौथा कहता है गामा किरण में। ठीक। अल्फा किरण वही, नाभिक अस्थाई होगा, किरणों को निकालेगा। अल्फा कण धनावेश होती है, हीलियम का नाभिक तो ऋणावेश तो नहीं होती है। कण भी सर धनावेश ऋणावेश तो नहीं होता है। बीटा कण अभी बताया -1 E0 होता है, अतः ये क्या होती है? ऋणावेश। क्या गामा किरण पे कोई आवेश होता है? आवेश से तो ये हीन होती है, यानी कि उदासीन होती है। ठीक है।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का -1 B0। बिल्कुल वही है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो बीटा किरण क्या है, आप कहोगे इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, ठीक। ठीक है, वो कह रहा है न्यूट्रॉन पता लगाओ। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या, आप कहोगे ये होते हैं प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये क्या दिए हुए हैं, प्रोटॉन। तो आप न्यूट्रॉन ही निकाल पाओगे। सर 242 में से आप 94 को माइनस कर दो। 12 में से 4 गया कितना, 8, और 13 में से 9 गया कितना, 4, 148। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक और एक और वर्ड था। ठीक, समस्थानिक से क्या समझते हैं, समभारिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। ठीक, तो अगर हम परमाणु को ऑब्जर्व करें, है ना, हम परमाणु को ऑब्जर्व करें, और यदि हमको जो परमाणु दिए हुए हों उनका परमाणु क्रमांक क्या हो, सेम, परमाणु क्रमांक क्या हो, सेम, परंतु परमाणु भार क्या हो, अलग अलग, तो वो जो यूज होंगे या उनको हम कहेंगे क्या, समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक। फिर बात आती है समभारिक। तो यदि हम फिर से देखें और यहाँ पर परमाणु भार मिल जाए सेम, और परमाणु क्रमांक क्या मिल जाए, अलग अलग, परमाणु भार मिल जाए सेम और परमाणु भार मिल जाए क्या, अलग अलग, तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ, समभारिक। समभारिक। और ये है सम न्यूट्रॉनिक। तो अलग अलग अगर परमाणु हम लें, अलग अलग हम परमाणु लें, और उनको उनको अगर हम न्यूट्रॉन निकालें, उनमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या निकालें, और वो दोनों में क्या आ जाए, बराबर, तो वो कहलाएंगे सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक। और यदि सीधा इलेक्ट्रॉन गिन दें, सीधा इलेक्ट्रॉन जो फाइनली निकाल दें, वो अब सोचो, क्या किसी एलिमेंट सम न्यूट्रॉनिक हो, सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, तो अब आप आवेश दोगे उस पर, या तो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे या प्रोटॉन या निकाल दोगे या इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दोगे, तो ये क्या कहलाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, जैसे प्रकृति प्रदत्त हमको पता है कि अगर हम हाइड्रोजन को लें, है ना, तो हम 1H1 कंसीडर करें, 1H2 कंसीडर करें, और 1H3 कंसीडर करें, तो बताओ यहाँ परमाणु क्रमांक तो सेम है और परमाणु भार अलग अलग है, और परमाणु क्रमांक यदि सेम है तो इनको हम क्या लेंगे, सम स्थानिक। क्या लेंगे, सम स्थानिक। इतनी बात है। अब वो पूछता क्या है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम। और इसके क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, यहीं वो ये भी पूछता है कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो अब कहोगे प्रोटॉन एक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो एक है। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 0। इधर न्यूट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन है एक और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है 2, तो यहाँ न्यूट्रॉन कितना बचेगा, एक। यहाँ प्रोटॉन है कितना, एक, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, 3,
तो न्यूट्रॉन कितने बचे? 3 में से एक घटा दो, कितना? 2। ठीक है। एक क्वेश्चन सीडीएस में आपसे पूछा गया था कि इनमें से, जैसे दिया था प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम जो समस्थानिक हैं, उन समस्थानिकों में से कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, मतलब रेडियो एक्टिव है, मतलब अस्थाई है, मतलब रेजें निकालेगा, मतलब अल्फा बीटा और गामा टाइप की रेजों को वो निकालते हुए क्या करेगा? स्थायित्व को ग्रहण। ठीक। तो इन तीनों में से जो ट्राइट्रियम है वो नाभिक सक्रिय है। ठीक है, रेडियो एक्टिव है। ठीक। तो ये कौन सा हुआ? ट्राइटियम। ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा सर ये आप ऑक्सीजन ले लो, ये ऑक्सीजन ले लो, ये ऑक्सीजन ले लो। ठीक है। ये 8 ले लो, ये 8 ले लो, ये 8 ले लो, ये 16 ले लो, ये 17 ले लो, ये 18 ले लो। ये क्या हुए? ये क्या हुए? आप कहोगे ये परमाणु क्रमांक सेम है, परमाणु भार अलग अलग है। जब क्रमांक सेम होता है तो वो जो दर्शाते हैं वो समस्थानिक को दर्शाते हैं। ठीक है। ठीक। अब इस इलेक्ट्रॉनिक में आप बताइएगा, मैं एक लिख रहा हूं इसी में। ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं सोडियम प्लस, ठीक, मैग्नीशियम +2। ठीक है। ये फ्लोरीन सर माइनस, ये ऑक्सीजन डबल माइनस, और ये ठीक। देख के बताइएगा ये क्या है, ये क्या है? ठीक, बताइए। आप कहोगे सोडियम 10 रखता है, 11 रखता है, एक निकाल दो 10 बचा। मैग्नीशियम 12 रखता है, दो निकाल दो 10 बचा। इलेक ये क्या है? फ्लोरीन 9 रखता है ना, एक और ले लिया, कितना बचा? 10। ऑक्सीजन 8 रखता है, दो और ले लिया, कितना हो गया? 10। नियोन कितना रखता है? नियोन तो 10 होता ही है। तो तुम मुझे देख के बताओ, इलेक्ट्रॉन तो निकलते हैं और जुड़ते हैं, तो बताओ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा, यहाँ भी निकल रहा, यहाँ निकल, यहाँ जुड़ रहा, यहाँ आ रहा है ना, यहाँ आ रहा, यहाँ पर भी आ रहा। तो ये सब किसको शो कर रहे हैं? ये किसको शो कर रहे हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। ये किसको शो कर रहे हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। क्लियर है बात? यहाँ पे परमाणु क्रमांक सेम, यहाँ परमाणु भार सेम। अब वो पूछता है कि एक ही तत्व, एक ही तत्व जो है वो समस्थानिक को दिखाते हैं, है ना? ठीक। क्या 118 तत्वों में से कोई ऐसा तत्व अलग अलग है जिनके परमाणु क्रमांक सेम हो जाए? 118 तत्वों में सबके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होंगे। तो एक ही है, मतलब जैसे हाइड्रोजन है तो उसी के क्या होंगे? समस्थानिक, मतलब एक तत्व के क्या होंगे? समस्थानिक। और अब तो मुझे ये बताओ, समभारिक में, समभारिक में क्या मैं एक ही तत्व ले लूं? क्या मैं एक ही तत्व ले लूं? ठीक। तो समभारिक जो है वो अलग अलग के रहेंगे या नहीं, आपको सोचना है। ठीक है। यहाँ है सम न्यूट्रॉनिक, और सम न्यूट्रॉनिक में वही करना है क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को गिन देना है। यदि जो एलिमेंट हैं उनमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या यदि सेम हो तो वो क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिखता हूँ, उससे आपको और बेहतर क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है। ऑप्शन दिया है
सम न्यूट्रॉनिक हैं, सम न्यूट्रॉनिक हैं। ठीक है, कार्बन लो 6C12, ठीक है, नाइट्रोजन 7 14, और कह रहा है 8O16। ठीक है, फिर कह रहा है सर ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। यहाँ दे रहा है 6 12, 6 12, 7 14, 8 18। ठीक, यहाँ वही 6 12, सॉरी 6 14, इधर कह रहा है 7 14, इधर कह रहा है 8 16, इधर बोल रहा है 6 14, इधर बोल रहा है 7 15, इधर बोल रहा है 8 16। बताइए फटाक से सम न्यूट्रॉनिक कौन सा है? सम न्यूट्रॉनिक कौन सा है? न्यूट्रॉनों की संख्या जहां पर सेम होगी वो सम न्यूट्रॉनिक की कैटेगरी में आएगा। ये 6 और ये 12, न्यूट्रॉन कितने हुए 6, इधर न्यूट्रॉन कितने हो गए 7, 14 में से 7 चला गया 7, यहाँ 16 में से 8 गया 8, तो ये तो संभव है नहीं। इधर आओ 6, इधर आओ 7, इधर आओ 10, है ना, इधर आओ 14 में से 6 गया 8, 14 में से 7 गया 7, 16 में से 8 गया 8, ये भी नहीं, तो स्वाभाविक है ये होगा। 14 में से 6 गया 8, 15 में से 7 गया 8, 16 में से 8 गया 8, तो ये क्या हो गया सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चंस आप लगाइएगा। ठीक है, जो संरचना है, जो नाभिक की संरचना है, या जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें रिलेटेड, वो हमने आज डिस्कस कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे, और आगे का टॉपिक क्या होगा, परिवर्तन। पहला, भौतिक परिवर्तन से क्या समझते हो? 4 उदाहरण अगर हम दें तो आपको इंटरप्रेट करना होगा कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ठीक, रासायनिक परिवर्तन से क्या समझते हो? ठीक, फिर तत्व क्या है, यौगिक क्या है ना, फिर मिश्रण क्या है, फिर विलयन क्या है, विलयन की प्रकृति के हिसाब से हम किस टाइप के विलयन बना सकते हैं। ठीक है, उसी के आगे इनऑर्गेनिक में सर अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, कैसे पता करेंगे कि सूचक अम्लता को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब कोई अम्ल है या क्षार, हम सूचक के थ्रू कैसे पता लगाएंगे, है ना। ठीक है, उसके बाद और बहुत सारे टॉपिक हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज जो हो गया उसके आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए बस। ठीक है, कितने प्रोटॉन हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कितना क्रमांक होता है, किस ब्लॉक में ये आते हैं, उस ब्लॉक को किस कैटेगरी में रखते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप ट्राई करिएगा, आपके विधिवत लग जाएंगे। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हमने ये जो पढ़ा है इसी के 40-50 क्वेश्चन मैं यहीं ले आऊँगा, उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लगा कर लीजिएगा। ठीक है, बुक में वैसे भी अवेलेबल है। ठीक है, ठीक।